हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का हमारा होने वाला है लेक्चर 15 और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह गए हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स एंड व्हाट इज द क्लोज्ड ऑर्बिट्स एंड व्हाट इज विरियल थ्योरम। फिर इन पे देखेंगे, अगर टाइम बचा तो क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने किया था वो रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था कि अगर आपको वी ऑफ आर गिवन है, वी ऑफ आर आपको अगर गिवन है और आपको उसने क्या पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन व्हेन अ प्लैनेट इज स्लाइटली परटर्ब्ड, यानी कि अपने ऑर्बिट में जिसमें भी वो प्लैनेट मूव कर रहा है उसमें से अगर उसको स्लाइटली परटर्ब्ड करें, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें सिस्टम को, तो वो अगर ऑसिलेट करेगा, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अपने को कैसे पता लगेगा कि वो शो कर रहा है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अपने को वी ऑफ आर गिवन होगा, अपन क्या लिखेंगे, वी इफेक्टिव। वी इफेक्टिव क्या होता है, एल स्क्वायर बाई 2mr² प्लस वी ऑफ आर, जो भी आपको गिवन होगा। फिर क्या करते हैं, वी डैश, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर बाई mr³ प्लस वी डैश आर। इसको क्या करते थे, इक्वल टू 0 पुट करते थे और आर की वैल्यूज निकालते थे। मान लो आर की वैल्यू कितनी आ गई, r0। ये क्रिटिकल वैल्यूज है आर के लिए, जिसके लिए वी इफेक्टिव क्या होगा, वी डैश इफेक्टिव क्या होगा, 0। अब क्या करना है, वी डबल डैश, यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इस इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर निकालेंगे, कितना आएगा, 3l² बाई mr⁴ प्लस वी डैश आर। अब इस ये वाली जो आर की वैल्यू ऊपर ऑब्टेन हुई है उसको इसके अंदर रखना है, r इक्वल टू r0, मतलब यहाँ r0 यहाँ r0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन किसके लिए होती है, मिनिमा के लिए। मिनिमा है मतलब स्टेबल को कोरस्पोंड करेगा, स्टेबल को कोरस्पोंड करेगा मतलब ऑसिलेशन परफॉर्म होंगे। और अगर वो ऑसिलेशन स्मॉल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम। के क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो पोटेंशियल स्प्रिंग का होता था हाफ के x², तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती थी, के बाई एम का रूट। तो सेम एक्सप्रेशन इधर आता है, बट के यहाँ पे क्या बन जाता है, ये डबल डॉट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर बाय एम एट आर इक्वल टू r0। तो अब ये मैं ये नहीं बताने वाला कि के डेल स्क्वायर वी इफेक्टिव बाय डेल आर स्क्वायर कहाँ से आता है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया था। अब अपन डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स, मतलब किस n की वैल्यू के लिए। मान लो आपको एक फोर्स का लॉ दिया हुआ है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर n, ठीक है। आप क्या n पे कंडीशन होगी, कैसे पता लगाओगे कि ये स्टेबल ऑर्बिट को कोरस्पोंड करेगा कि नहीं करेगा, वो देखते हैं आज, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स। तो इसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। स्टेबल अनस्टेबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने एक बार ये रिवाइज करवा दिया था। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स, हेडिंग डाल दो। ठीक है, स्टेबिलिटी मान लेते हैं फोर्स का कोई लॉ दिया हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर करेंगे। अट्रैक्टिव होगा तभी बाउंडेड मोशन होगी, अदरवाइज वो रिपेल करेंगे तो अनबाउंडेड हो जाएगी। माइनस के आर पावर एन, वेयर एन इज एनी नंबर और के कांस्टेंट है। तो अगर एफ दिया हुआ है तो आप वी निकाल लोगे, वी कितना होगा, माइनस एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे के आर पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं कुछ ए ले लेता हूँ, ए आर पावर एन प्लस 1, यानी कि पोटेंशियल आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एन प्लस 1 पे। अब मेरे को स्टेबिलिटी निकालनी है ऑर्बिट की, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, वी इफेक्टिव। वी इफेक्टिव क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2mr² प्लस दिस वी ऑफ आर। वी ऑफ आर कितना है, ए आर पावर एन प्लस 1। मुझे इस एन पे कंडीशन निकालनी है, किसके, इसके कोरस्पोंडिंग स्टेबल ऑर्बिट्स किस वैल्यूज पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ ए आर पावर एन प्लस 1 है और एल स्क्वायर बाई 2m की जगह मैं, ये कांस्टेंट ही है, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, बी। मतलब ये बी हो गया और ये आर पावर -2 हो गया, यानी कि अपने पास जो वी इफेक्टिव है वो क्या है, आर पावर एक तो -2 है और एक आर की पावर एन प्लस 1 है। अब अपन को क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, वी डैश
तो v डैश का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू r, -2 आगे आ जाएगा, b r पावर -3 प्लस n+1 आगे आ जाएगा, और एक पावर यहाँ कम हो जाएगी। इसको इक्वेट करना है किसके, 0 के, यानी कि इक्वल टू 0 पुट करना है, r की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो r की क्रिटिकल वैल्यूज क्या आएंगी, a n+1 r की पावर n किसके इक्वल आ गया, दिस 2b r की पावर -3। तो r को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, r की पावर इधर जाएगी n+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r की पावर n, और ये बाय 3 जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा इधर आके, इधर जाके पावर क्या हो जाएगी प्लस 2b। तो r की क्यूब कितना आ गई, r की पावर n+3 कितना आ गया, 2b बाय a प्लस n+1। इसको बाद में यूज करेंगे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे v इफेक्टिव का, तो क्या आएगा, सोल्व करो फटाफट, -2b r क्यूब, r की पावर -3 आगे आएगा, तो कितना बनेगा 6b r की पावर -4। ठीक है, चेक कर लेना, यही बनेगा -3। ठीक है, और ये कितना आएगा, a n+1 तो कांस्टेंट है एज इट इज, और r की पावर n का कितना होगा n, r की पावर n-1। ठीक है, ये v इफेक्टिव डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसकी में क्या करना है, r की ये वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू कितनी, 2b बाय a n+1, r की पावर n+3 की वैल्यू है ये। तो अपन को किसकी वैल्यू रखनी है, एक तो यहाँ पे r की पावर -4 है, और यहाँ r की पावर n-1 है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो थोड़ा, 6b r की पावर 4 प्लस a n+1 डिवाइडेड बाय r की पावर, नीचे जाएगी तो कितना हो जाएगा, r की पावर -n-1, नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, नीचे जाने पे एलसीएम कितना आएगा, r की पावर -n-1 और r की पावर 4, कितना बनेगा यहाँ पे 6b r की पावर -n-1 प्लस a n+1, और ये कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 4। अब अपन को क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, r की पावर n+1 डिवाइडेड बाय इसको थोड़ा इजीली सोल्व करने का तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे पावर्स इक्वेट नहीं हो रही है। कुछ ऐसा करते हैं कि पावर n+3 बने अपनी। ठीक है, इसको छोड़ो, एक बार इसको छोड़ो, ऐसा कुछ करो कि पावर जो है यहाँ पे n+3 बने। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, r की क्यूब से मल्टीप्लाई, r की क्यूब से डिवाइड। अगर मैं ऐसा करूंगा तो n+3 पावर बन जाएगी मेरी, इजी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा वहां से टफ बन रही है एलसीएम लेने से। अब देखते हैं, a n+1 ये कितना हो जाएगा, r की पावर n, r की पावर 3, यानी कि r की पावर n+3, और ये r की पावर -1 और ये r की पावर -3, यानी कि r की पावर -1, r की पावर -4 इधर भी आ रहा है, r की पावर -4 इधर भी आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, अपने कॉमन ले लेते हैं, 1/r की पावर 4 नीचे चला जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 6b प्लस a n+1। एक बार ये हटा देते हैं यहाँ से, और r की पावर n+3 की वैल्यू कितनी है, r की पावर n+3 की वैल्यू कितनी है, ये तो कॉमन चला गया बाहर, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 2b बाय a n+1। ठीक है, ये r की पावर n+3 की मैंने वैल्यू रख दी, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 6b प्लस a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया 2nb डिवाइडेड बाय r की पावर 4। r तो क्या है, एक रेडियस वेक्टर है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। अब अपन को v डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या करना होता है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब मिनिमा होगा, मिनिमा होगा तो मतलब स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो मतलब स्टेबिलिटी तो चेक करनी है अपने को ऑर्बिट की। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, रेडियस वेक्टर है, ये तो हमेशा ग्रेटर रहेगा, यानी कि अपने को 6b प्लस 2nb ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या ग्रेटर चाहिए, 6b प्लस 2nb ग्रेटर देन 0। b को कॉमन ले लेता हूं मैं, 2 कॉमन ले लेता हूं, 2b यहां बचा 3 प्लस 2b कॉमन n, ये ग्रेटर देन 0। b तो कांस्टेंट था,
एल स्क्वायर बाई 2m, याद होगा आपको एल स्क्वायर बाई 2m, वो तो कांस्टेंट था और ग्रेटर देन 0 था। इसका मतलब n+3 ग्रेटर देन 0, यानी कि जो n है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -3 से। तो अपनी स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन आ गई कि जो हमारा n की वैल्यू है वो -3 से बड़ी आनी चाहिए, और अपना फोर्स क्या था -k⁻n, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन -3। -3 मतलब यहाँ पे -4 हो सकता है, -4 हो गया तो मतलब -k⁻4, ये नीचे चला गया। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो k⁻4 आएगा क्योंकि -3 से बड़ा है, तो यहाँ पे 4 रखोगे 5 रखोगे तो -k⁻5 आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे k/r² तो आ ही नहीं रहा, -k/r² जो अपना ग्रेविटेशनल के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसकी स्टेबिलिटी तो यहाँ से प्रूव ही नहीं हो रही। अगर वो स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो अपना अर्थ सन के अबाउट कैसे मूव कर रहा होगा, इसका मतलब तो मूव ही नहीं कर रहा, लेकिन नहीं मूव कर रहा, इसका मतलब कुछ गलती की अपन ने, अपनी एक कंडीशन कुछ रह गई जिसकी वजह से वो कंडीशन नहीं आ पाई। तो उसके लिए एक और डिस्कशन करेंगे जो है क्लोज्ड ऑर्बिट का डिस्कशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट आपको समझ आ गई होगी। स्टेबिलिटी जब भी नाम दे दे, स्मॉल ऑसिलेशन का नाम दे दे, फ्रीक्वेंसी का नाम दे दे, कुछ नहीं करना, वी इफेक्टिव लिखना है, एक बार डेरिवेटिव करना है, दूसरी बार डेरिवेटिव करना है और अपने को निकाल देना है आंसर। ठीक है, जो भी कंडीशन पूछ रहे हैं। अब करते हैं क्लोज्ड ऑर्बिट्स। क्लोज्ड ऑर्बिट्स क्या होते हैं? हेडिंग डालो क्लोज्ड ऑर्बिट्स। तो अब देखो क्लोज्ड ऑर्बिट्स क्या होते हैं। क्लोज्ड ऑर्बिट्स का क्या केस है, देखो कोई भी ऑर्बिट है, मान लेता हूं मैं कोई भी आर्बिट्री ऐसे डायग्राम बना रहा हूं r थीटा के बीच में, ये आपको कुछ एलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एलिप्स है, इसके अंदर कोई ऑर्बिट है, प्लेनेट, कोई प्लेनेट है जो कि ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पे फोकस पे कोई और सन दिया हुआ, मान लो सन अर्थ प्लेनेट सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसके मोशन से, इसके मोशन से इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ। मान लो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाने की कोशिश करता हूँ, इस प्लेनेट पे इधर की तरफ इसको कोई ना कोई फोर्स लगा के जैसे तैसे करके इतने भारी प्लेनेट को एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ वो और प्लेनेट नहीं जाना चाहता, वो प्लेनेट इधर जाना चाहता है लेकिन मैं इसको कोई और डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। टफ है, बट एज्यूम करो हाइपोथेटिकली कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, अगर ये इधर की तरफ चला गया, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, अगर मैंने इसको बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पुल कर दिया तो ये क्या होगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। दो केस हो सकते हैं अपने पास। अगर वो ऑर्बिट छोड़ के चला गया तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, या फिर अपने कह सकते हैं वो ऑर्बिट क्लोज्ड नहीं है, ओपन ऑर्बिट है। और यही अगर वो अपने इस ऑर्बिट में वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपने क्लोज्ड ऑर्बिट्स। इसको आप इस एनालॉजी से समझ के देखो, ये आपके पास कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, v और x का, तो अगर कोई पॉइंट अपने पास इधर की तरफ है, अपने उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या होता है, वो घूमता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है और थोड़ी देर बाद अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन यही अगर वो अनस्टेबल हुआ तो मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली परटर्ब किया तो ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। मतलब कैसा सा केस बन रहा है ये, जैसे कि मान लो हाइपरबोला का केस है, ये तो मैंने एलिप्स का केस लिया है, हाइपरबोलिक ऑर्बिट बना के देखो, ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट है, ठीक है। हाइपरबोलिक ऑर्बिट में देखो, अगर मैंने इसे एक बार छोड़ दिया, एक बार मान लो ये इधर था, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली परटर्ब कर दिया, तो ये क्या होगा, जाता ही जाएगा, वापस कभी अपने पाथ पे आएगा ही नहीं, तो इसको अपने बोलते हैं ओपन ऑर्बिट। और कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं जो कि चल रहा है, अपने ने उसको स्लाइटली परटर्ब किया लेकिन वो वापस अपने पाथ पे वापस आ जाएगा, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। दैट इज देयर इज ए फोर्स विच रिट्रेसेस द प्लैनेट्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ। अब वो फोर्स क्या होगा, जैको स्प्रिंग के अंदर अपने डिस्कशन किया था कि ये स्प्रिंग किसी रिजिड मास से कनेक्टेड है, तो क्या होता था, अपने इस मास को खींचते थे तो क्या होता था, स्प्रिंग इलोंगेट होती थी, स्प्रिंग इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती थी F=-kx, जो कि स्प्रिंग को पीछे खींचती थी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कोई एक ऐसा फोर्स जरूर होगा जो इस प्लेनेट को अपने पाथ पे रिट्रेस कर रहा होगा, वरना प्लेनेट वापस कैसे आएगा,
वापस आ गया तो इसका मतलब क्लोज्ड ऑर्बिट है, लेकिन उसको लेके कौन आएगा, एक फोर्स लेके आएगा। और दो तरीके के फोर्स अपने पास होते हैं इसके लिए, एक तो वो हुक्स लॉ वाला फोर्स जिसके अंदर F क्या होता था, -kr, और एक सेकंड इनवर्स स्क्वायर लॉ जो अपना ऑर्बिट के केस के अंदर होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, F इक्वल टू -k/r², दैट इज -k r⁻²। तो अभी तक अपन ने पिछले में क्या कंडीशन देखी थी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स। अब अपने पास क्या कंडीशन आ रही है, n की वैल्यू 1 भी आ रही है और n की वैल्यू -2 भी आ रही है, यानी कि 1 -2 एंड ग्रेटर देन -3। यहाँ पे -4 -5 तो आगे थे, लेकिन अपना ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं आया था, तो इसके लिए एक अलग से डेफिनेशन यूज होती है क्लोज्ड ऑर्बिट्स की, यानी कि आप स्लाइटली उसे पट आउट भी करते हो तो वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ पे आ जाएगा, रिट्रेस करेगा अपने पाथ को। और वो रिट्रेस करने वाली कंडीशन दो फोर्सेस के साथ काम करती है, एक तो अपने हुक्स लॉ के साथ जैसा कि स्प्रिंग के अंदर होता है, और एक इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ जो अपने प्लैनेटरी मोशन के अंदर अपन ने डिस्कशन कर लिया है, जिसके लिए पोटेंशियल कितना होता है, -k/r। तो वो फोर्स के कोरस्पोंडिंग दो n की वैल्यूज आ गई, एक तो 1 हुक्स लॉ के लिए, -2 इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए। इनके लिए जो ऑर्बिट्स होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, क्लोज्ड ऑर्बिट्स। अब क्लोज्ड ऑर्बिट्स का एक बार लिख लेते हैं, हल्का सा डेफिनेशन क्या होता है। क्लोज्ड ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स in which planet retraces its original path, in which planet retraces its original path, अपने ओरिजिनल पाथ पे क्या करेगा, वापस आ जाएगा। इफ डिस्टर्ब्ड स्लाइटली, इफ डिस्टर्ब्ड बोल दो, पटआउट बोल दो, कुछ ही बोल लो, इफ पटआउट स्लाइटली, अगर मैं उसे हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा सिस्टम को तो वो क्या करेगा, अपने पाथ पे वापस आ जाएगा, उसे बोलेंगे क्लोज ऑर्बिट। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास क्लोज ऑर्बिट की और स्टेबल ऑर्बिट्स की। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता देना। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से जेआरएफ के अंदर, जेस्ट के अंदर, टिफर तक के अंदर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है विरियल थ्योरम। अब देखो, तो हेडिंग डाल लो विरियल थ्योरम। ये विरियल थ्योरम क्या कहती है कि जो एवरेज वैल्यू, ये बात करती है एवरेज वैल्यू की, इंस्टेंट एट द पॉइंट पे बात नहीं करती कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम काइनेटिक एनर्जी ये है, पोजीशन ये है, वेलोसिटी ये है, मोमेंटम ये है, नहीं, ये बात करती है एवरेज वैल्यू की। मतलब मान लो मोशन शुरू हो गया t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 100 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो इस पूरे इंटरवल के अंदर एवरेज वैल्यू कितनी है काइनेटिक एनर्जी की, एवरेज वैल्यू कितनी है पोटेंशियल एनर्जी की, एवरेज वैल्यू कितनी है पोजीशन की, ये सब डिस्कशन होता है विरियल थ्योरम के अंदर। विरियल थ्योरम क्या कहती है, जो अगर पोटेंशियल r की पावर n पे डिपेंड कर रहा है, इफ पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन r पावर n, देन काइनेटिक एनर्जी एवरेज, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू, वो किसके इक्वल होगी, n/2 पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू होगी उसकी n/2 के इक्वल होगी। अगर यहाँ r की पावर n+1 है तो यहाँ n+1 आएगा, यहाँ n-1 है तो यहाँ n-1 आएगा, जो भी पावर दे रखी है वो यहाँ पे आएगी। अब ये चीज याद रखो बहुत अच्छे से, लेकिन जिसको देखना है कि ये चीज आई कहाँ से तो मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन मेन कहानी यही है कि V पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो r की पावर n के, तो जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज होगी वो n/2 होगी पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज के। अब ये चीज आई कहाँ से, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं चलो। और ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल मोशन के अंदर ही अप्लाई हो रहा है, सेंट्रल फोर्स के अंदर ही अप्लाई हो रहा है, नहीं, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कहीं भी अगर टाइम एवरेज की बात हो रही है, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल की डिपेंडेंसी r की पावर n पे गिवन है, तो हमेशा यही चीज यूज होगी। जैसे कि अपने
क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टाइम एवरेज वैल्यूज निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालते हैं, तो वैसे ही सिमिलरली इसके अंदर भी ये केस है। अभी आई कहां से मेरी थ्योरी, देखो अपने को पता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, पी आई डॉट के। फोर्स किसके इक्वल होता है, पी डॉट के, यानी कि डीपी बाय डी के। अब क्या करो, एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करो, लेट जी एक क्वांटिटी है जो कि किसके इक्वल है, आई 1 से n जा रहा है, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, तो वो क्या आपकी एक क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करना है, p डॉट आर आई, यानी कि पी आई डॉट आर आई। आर आई मीन्स 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, इन सब का P1 R1 प्लस P2 R2 प्लस P3 R3, क्योंकि समेशन लगाया, समेशन मतलब प्लस। एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करो G जो कि किसके इक्वल है, समेशन I 1 से n जा रहा है, यानी कि पार्टिकल 1 से n तक जा सकते हैं, Pi डॉट आर आई, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनका। अब इसका क्या करो, डेरिवेटिव dg बाई dt, dg बाई dt, समेशन 1 से n। सबसे पहले इस पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट का कर दो Pi डॉट आर आई प्लस फर्स्ट एज इट इज इस टाइम, सेकंड का कर दो I 1 से n, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का कर दिया आर आई डॉट, ठीक है। ये अपन को पता है आर डॉट कितना होता है वेलोसिटी और पी डॉट कितना होता है फोर्स, तो ये तो अपना बन गया फोर्स I इक्वल टू 1 से n, ये तो बन गया अपने पास फोर्स Fi डॉट आर आई, ठीक है। ये अपने पास फोर्स बन गया। ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो वेक्टर साइन लगा देता हूं मैं इस पे, वेक्टर साइन, वेक्टर साइन, वेक्टर साइन। पी आई एज इट इज, पी आई कितना होता है m टाइम्स वी आई, मास होगा कुछ भी, और आर आई डॉट, आर आई डॉट भी क्या होती है वेलोसिटी, यानी कि वी आई डॉट, ये क्या बन गया वी स्क्वायर। इसको अलग से सॉल्व करो, देखो समेशन आई 1 से n कितना बन गया एम आई, मतलब आयत पार्टिकल का मास, आयत ले लेता हूँ, 1 का 1 m1 होगा, 2 का m2 होगा, 3 का m3 मास होगा, तो मैंने इसको ये लिख लिया v डॉट वी कितना होगा वी स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे आप, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस m3 v3 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी, बट ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर 1/2 लेते तो ये काइनेटिक एनर्जी बनती, लेकिन ये क्या है ट्वाइस, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज आई 1 से n Fi Ri डॉट, और ये अपने पास क्या है ट्वाइस ऑफ टाइम। अब अपने को क्या करना है, इसका टाइम एवरेज। अभी तक तो अपन ने क्वांटिटी को डिफाइन किया, इसको लेट किया, डेरिवेटिव किया, अब अपन को क्या करना है, इसका टाइम एवरेज लेना है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है, उनके बीच में रिलेशन पता लगाना है। तो इसकी क्या करो, आप टाइम एवरेज लो, इस पूरी इक्वेशन की टाइम एवरेज। टाइम एवरेज लेने का मतलब क्या है, dg बाई dt को मल्टीप्लाई करो dt से, लिमिट लगाओ 0 से t, where t इज द टाइम पीरियड, और ये डिवाइड होगा 1/t से। एवरेज वैल्यू ऐसे ही तो निकालते हैं कि आपने इंटीग्रेशन कर दिया ओवर द रेंज टाइम पीरियड t, 1 टाइम पीरियड के ऊपर आपने इंटीग्रेशन कर दिया इस क्वांटिटी का और डिवाइड कर दिया उसको टोटल टाइम टेकन से, ठीक है। वो किसके इक्वल आएगा, इसकी एवरेज वैल्यू के, इसकी एवरेज वैल्यू प्लस इसकी एवरेज वैल्यू, तो इसकी एवरेज वैल्यू को मैं लिख लेता हूं t बार से, और इसकी एवरेज वैल्यू को क्या लिख लेता हूं समेशन I 1 से n, और ये बन गया Fi डॉट आर आई, इसकी एवरेज वैल्यू। तो एक बार ये हटा देते हैं यहां से, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब कंडीशन सुनो क्या है मेन, जी पे कंडीशन है। जी पे कंडीशन क्या है, ये देखो थ्योरम समझने की कोशिश करोगे ना तो इसका डेरिवेशन तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई इसके अंदर कंडीशंस है, पहले जी को भी लेट कर लिया, फिर उसके बाद इस पे अब एक और कंडीशन लेट करेंगे। तो इससे बढ़िया जो मेन चीज है उसे याद रखने की कोशिश करो कि वो थ्योरम क्या कह रही है, कि जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है वो n/2 पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज की वैल्यू क्या है। अगर डेरिवेशन आता है तो ये तो एमएससी लेवल की चीज है, मतलब आपको उसके अंदर अगर एमएससी का सब्जेक्टिव पेपर देना है तब ये जरूरत पड़ सकती है, वरना अगर कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है, चाहे किसी एंट्रेंस में, पीएचडी एंट्रेंस में, चाहे वो एग्जाम जेआरएफ का हो, जेस्ट का हो, टिफर का हो, तो वहां तो सिर्फ अपने को पता होना चाहिए कि ये है क्या, जरूरी नहीं है कैसे आया कहाँ से आया, ये कोई मतलब नहीं होता वहां पे। जी, इस जी पे क्या कंडीशन लगानी है कि ये जो जी है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या फंक्शन है,
पेरियोडिक फंक्शन। पेरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू टाइम इक्वल टू 0 पे है वही इसकी वैल्यू g की वैल्यू t टाइम पे है, क्योंकि t टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब देखो जैसे इक्वेशन वेव की मोशन है, ये क्या हो रहा है 0 पे 2 पाई पे, इसके बाद क्या करता है रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है मतलब 0 पे जो वैल्यू है वही 2 पाई पे वैल्यू है, 2 पाई इसका टाइम पीरियड है, वही 4 पाई पे होगा, वही 6 पाई पे होगा, तो ये वैल्यूज क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा जी में लिमिट रखोगे एक बार t की, एक बार रखोगे 0 डिवाइड बाई टी, ये एज इट इज 2t बार प्लस समेशन 1 से n fi डॉट ri, ये क्या बनेगा 0, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये चीज 0 बनेगी, यानी कि जो आपका 2t बार किसके इक्वल आ गया माइनस समेशन 1 से n fi डॉट और ये ri डॉट। तो ये है आपकी विरियल थ्योरम, 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये आपकी विरियल थ्योरम है। अब इसको जो मैंने फॉर्म बनाई थी v अगर r के प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, वो कहां से आता है देखो इन सेंट्रल फोर्स फील्ड, इन सेंट्रल फोर्स फील्ड, सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर क्या कंडीशन होती है F क्या होता है FR r कैप, यानी कि जो अपना फोर्स होता है वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर होता है, रेडियल डायरेक्शन के अंदर होता है, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे रेडियस वेक्टर के साथ तो क्या आएगा FR cos थीटा, थीटा इज 0 मींस cos 0 1, तो इसका मतलब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा टी एवरेज माइनस 1/2, ये बनेगा एफ आर आई समेशन एफ आर आई एफ आई आर आई, ठीक है, मतलब टोटल सबका समेशन कर दोगे तो बन जाएगा एफ आर आई, ठीक है। अब सेंट्रल फोर्स के अंदर अपने को एक और चीज पता है कि जो अपना एफ होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस डीवी बाई डी आर, एफ किसके इक्वल होता है माइनस डीवी बाई डी आर, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जगह रखता हूँ माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस पहले से पढ़ा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा डीवी बाई डी आर और यहाँ पे आ जाएगा आर, ये बन गया अपना इसकी एवरेज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो समेशन करोगे एवरेज वैल्यू बनेगी इसकी, देखो यहाँ एवरेज था ये मैं रह गया यहाँ पे एवरेज लगाना, एवरेज एवरेज और यहाँ इसकी एवरेज डीवी बाई डी आर की, ठीक है। एफ क्या है माइनस डीवी बाई डी आर, तो इस पे ये एवरेज वैल्यू लगी टी की। अब इस पे देखो कंडीशन करके देखते हैं, वी को मैंने क्या लिया था आर की पावर एन, देखो अब आर की पावर एन कंसिडर करते हैं अपने, वी को आर की पावर एन लो, आर की पावर एन, तो डीवी बाई डी आर कितना आएगा, डीवी बाई डी आर कितना आएगा एन आगे आ जाएगा आर की पावर एन माइनस 1, तो अब टी एवरेज निकालो, टी एवरेज को यू भी लिख सकते हैं और आप इसको यू भी लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है। ये क्या आएगा 1/2 एज इट इज डेल वी बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर कितना है एन आर की पावर एन माइनस 1, मान लेते हैं ये इक्वल है आर की पावर एन के, ठीक है, ये आ गया एन आर की पावर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है आर, तो ये कितना आ गया 1/2 n/2, ये कितना है आर की पावर एन माइनस 1 प्लस 1, यानी कि कैंसिल हो गया, यानी कि ये आर की पावर एन बन गया, आर की पावर एन मतलब पोटेंशियल बन गया, n/2 मतलब ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, ये बन गई काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू, और इनके बीच में रिलेशन क्या आ गया n/2, ठीक है। यही अगर मैं यहाँ पे n+1 ले लेता, n+1 ले लेता तो यहाँ n+1 आता और यहाँ n आता, यहाँ n+1 आता, यहाँ r की पावर n आता और r की पावर 1, r की पावर n और 1 कितना बन जाता n की पावर +1, और ये कितना बनता है n+1। अब ये r की पावर n+1 क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज किसके इक्वल आ गई n+1/2 दिस, जो भी r की पावर दी हुई हो उसे क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू में रखेंगे और अपने आंसर निकाल देंगे। तो इस आज के लेक्चर के अंदर अपन ने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक तो स्टेशनरी ऑर्बिट की स्टेबिलिटी, नहीं स्टेशनरी नहीं स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स एंड द कंडीशन ऑन द nth इज n वैल्यू इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है n ग्रेटर देन -3। फिर एक कंडीशन की थी क्लोज्ड ऑर्बिट, क्लोज्ड ऑर्बिट के अंदर अपन ने क्या देखा, 2 चीजें देखी थी, तो हुक्स लॉ
एक देखा इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसके लिए जो पाथ है ऑर्बिट का वो वापस रिट्रेस करेगा, जिसको बोलते हैं अपने क्लोज्ड ऑर्बिट। फिर अपन ने डिस्कस की थी विरियल थ्योरम, जिसकी ये मेन कंडीशन है कि आर की पावर अगर n+1 के है या फिर आर की पावर n पे है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी की टाइम एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, उनको आपस में हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब इन पे क्वेश्चंस देखो कैसे आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे पूछ रहे हैं, तब तक ये नोट कर लो फटाफट। देखो नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसीडर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स विच इंटरेक्ट बाय पेयर पोटेंशियल v इक्वल टू ए आर की पावर 6। यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं किस पोटेंशियल से, v इक्वल टू ए आर की पावर 6 पोटेंशियल से, ठीक है, वेयर आर इज द इंटर पार्टिकल सेपरेशन एंड ए इज कांस्टेंट विच इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आपको दी हुई है। इफ अ सिस्टम ऑफ सच पार्टिकल्स हैज रीच्ड विरियल इक्विलिब्रियम, यानी कि कंडीशन कैसी रीच हो चुकी है, विरियल इक्विलिब्रियम में अपना जो मोशन है सिस्टम का वो पहुंच चुका है। इसका मतलब उस पर विरियल थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। तो वो क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज है T और टोटल एनर्जी की एवरेज है उसका रेशियो कितना होगा, ये पूछ रहा है वो। तो अपन को क्या करना है, आर की पावर देखनी है, आर की पावर कितनी है, 6 है, तो यहां क्या करेंगे 6/2, 6/2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। v अगर r की पावर n के प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल है, n/2 पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ कंपेयर करो n कितना है 6, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है वो 6/2 है पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू के, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ एवरेज लिया तो यहाँ भी एवरेज आएगा, तो काइनेटिक की मैं लिख लेता हूँ T प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना T/3, T/3, तो ये कितना आ गया 3 एलसीएम, 3 + 1 4T। मेरे को किसका रेशियो निकालना है, T का और E का, T का और E का, यानी कि T का रेशियो निकालना है E के साथ, तो कितना आएगा 3/4। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास आ गया करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और ये आया हुआ है दिसंबर 2017 के अंदर। अब देख लो इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है विरियल थ्योरम के ऊपर, साफ साफ लिख दिया उसने क्वेश्चन के अंदर कि विरियल इक्विलिब्रियम पे पार्टिकल रीच हो चुका है, अपना सिस्टम रीच हो चुका है। और क्वेश्चन देखो, ये तो अभी दिसंबर 2017 का भी क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि जस्ट में भी पूछा हुआ है आपसे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए क्लासिकल पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल। एक आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, कैसा है मैं लिख देता हूं एक बार पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसा दिया हुआ है, Vxy कितना है 3x³ प्लस 2x² प्लस 2xy² प्लस y³, ठीक है। वो पूछ रहा है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है E, तो क्या ऑप्शन है 2E/5, E/3, E/5 और 2E/5। ये अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पोटेंशियल अभी क्या पूछा था, काइनेटिक और टोटल के बीच में, अब पूछ लिया पोटेंशियल और काइनेटिक टोटल के बीच में, करना क्या है। लेकिन पिछली बार तो पोटेंशियल दिया हुआ था r की पावर 6 पे, लेकिन अब तो यहाँ r है ही नहीं कहीं पे, x और y है। लेकिन एक बात नोट करो, जो v है वो प्रोपोर्शनल है क्यूब के, हर पावर देख लो क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्या है 2 पावर और ये क्या है 1 पावर, यानी कि इसकी टोटल पावर कितनी है 3, ये पावर कितनी है 2, ये पावर कितनी है 1, तो इसकी टोटल पावर कितनी है 3। वैसे अगर देखा जाए तो x कितना होता है r cos थीटा, y क्या होता है r sin थीटा, तो यहाँ क्या आएगा x³ मतलब r³ यहाँ करोगे x² मतलब r², y की पावर 1 मतलब r² और r की पावर 1 r की पावर 3 मतलब की पावर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है।
एन कितना आ गया 3, एन के जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गया 3/2 पोटेंशियल एनर्जी के। हमें क्या चाहिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, टोटल एनर्जी इक्वल आ गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है 3/2 ऑफ पोटेंशियल, 3/2 ऑफ पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 5/2, 5/2 पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल कितनी आ गई 2/5 टोटल एनर्जी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 2/5 टोटल एनर्जी। और ये क्वेश्चन है जस्ट 2015 का। तो आई होप आपको ये रियल थ्योरम और इस पे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने कोई और अगर टॉपिक बचा होगा तो वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब सेंट्रल फोर्स मेरे को लगता है कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपने प्रॉब्लम्स लेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई हैं। वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, जेआरएफ की भी करवा चुका हूँ और गेट की भी करवा चुका हूँ, बीच में रियल थ्योरम पे जैसे जेस्ट रोटिफर की भी करा चुका हूँ। लेकिन अभी जेस्ट रोटिफर की और प्रॉब्लम्स जो दूसरे टॉपिक्स में वो पेंडिंग पड़ी है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।